Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, students. Today it's 24th of January 2022, and I'm Ritika Shimuri from the Department of Electronics and Communication Engineering of City Polytechnic. Our subject of interest is electronic device and circuit, and today we are going to discuss about the topic that is self-bias or emitter bias or voltage divider biasing circuit of a transistor. And if time allows us, then we will discuss about we'll start our discussion about various transistor amplifiers like a common emitter, common base, or common collector, whatever. Okay, so let's start. So let me. Everyone join first. They are started self bias or bias. This is also known as voltage divider. Okay. Attendance इतना कम क्यों है? Only 17 people are there. Okay. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वोल्टेज डिवाइडर बायस. ओके, तो इससे पहले हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग वेरियस काइंड्स ऑफ मल्टीपल सर्किट्स के मतलब बायसिंग सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ना चाहते थे, जिसमें जस्ट अ सेकेंड. ओके, हम लोग क्या किए थे कि बायसिंग सर्किट्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किए थे फ्रॉम लास्ट 2-3 क्लासेस, जिसमें हम लोग और 3 जो है बेसिकली 4 बायसिंग सर्किट के बारे में तुम लोग को पढ़ना पड़ता है, जिसमें से ऑलरेडी 3 सर्किट के बारे में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं और दिस इज द लास्ट वन. और रिगार्डिंग बायसिंग अगर हम लोग बोलेंगे तो बायसिंग क्या होता है या फिर बायसिंग हम लोग क्यों करते हैं, तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि एक ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली वर्क कराने के लिए एंड प्रॉपरली उसका जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजिस्टर सर्किट को बायस करते हैं. ठीक है, तो ट्रांजिस्टर सर्किट जो है या फिर ट्रांजिस्टर का कोई भी अगर बायसिंग सर्किट है तो बायसिंग सर्किट में बेसिकली हम लोग को वो पैरामीटर ढूंढना होता है जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि मुझे प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मिलेगा. अच्छा, आई होप आई एम ऑडिबल क्लियरली टू ईच एंड एवरीवन. Yes, ma'am. Okay, so let's first of all let's draw a circuit. तो सर्किट जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, सर्किट ड्रॉ में सिर्फ सेम प्रोसीजर है कि हम लोग को क्या चाहिए, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर चाहिए इन द कॉमन एमिटर मोड. तो कॉमन एमिटर मोड में पहले एक एनपीएन ट्रांजिस्टर
ठीक है, ये मेरा हो गया एक NPN ट्रांजिस्टर, where this is the base, this is the collector, and as because arrowhead is in this terminal, so this is emitter. Okay, now हम लोग को क्या करना है, emitter grounded है but via a resistor that is RE. तो यहाँ पे हम लोग को एक रजिस्टर डालना है, उसके बाद इसको ग्राउंड करना है. दिस रजिस्टर इज नोन एज RE और हम लोग इसको बोल रहे हैं RE. कलेक्टर के साथ भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वो कौन सा रेजिस्टेंस है, दैट इज लोड रेजिस्टर RL. और उसके बाद कलेक्टर को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से VCC के साथ कनेक्ट किए हैं. दिस इज प्लस VCC. Now we have to draw the voltage divider circuit. तो voltage divider circuit में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बेस के साथ दो रेजिस्टर लगाते हैं, like this and this. Okay, this one is R1 and this one is R2, and ये दो पॉइंट होता है जहां से हम लोग इनपुट दे सकते हैं. तो अब करंट कंपोनेंट्स अगर देखेंगे तो दिस साइड में मेरा होगा IB, यहाँ से मेरा फ्लो करेगा IC, एंड ऑब्वियसली यहाँ से मिलेगा मुझे I. ओके, so this is the voltage divider bias circuit. Okay. अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि अच्छा, अब वोल्टेज ड्रॉप जो है पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोग का अगर सर्किट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग क्या क्या देख पा रहे हैं. यहाँ पे देखो, अगर इस सर्किट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो क्या है, ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक ट्रांजिस्टर है. ओके, और उसके साथ 4 रेजिस्टेंस लगाया हुआ है. ठीक है, और चारों रेजिस्टेंस के लिए कुछ कुछ वोल्टेज और एक पावर सप्लाई है, DC पावर सप्लाई है, दैट इज दिस VCC. और यहाँ पे मीटर ग्राउंडेड है और यहाँ से इनपुट दे सकते हैं और इसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट ले सकते हैं. ठीक है, अब अगर हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप देखना है, मींस अगर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट ऑब्वियसली हमको चाहिए, तो जीरो सिग्नल कलेक्टर के करंट के लिए हम लोग को KVL लगाना पड़ेगा. तो अगर KVL हम लोग को लगाना पड़ेगा, तो अगर हम लोग को KVL लगाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या करना है कि वोल्टेज ड्रॉप जो है उस वोल्टेज ड्रॉप को देखना है. तो अगर वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग को देखना है तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम लोग को देखना होगा यहाँ पे कहाँ कहाँ क्या क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. अच्छा, और एक चीज हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि R1 के थ्रू जो करंट पास हो रहा है दैट इज I1, एंड R2 के थ्रू जो करंट पास हो रहा है दैट इज R2. बट इन दिस पर्टिकुलर केस हम लोग जो ये दो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, दोनों रेजिस्टेंस क्योंकि सेम वैल्यू का है, तो हम लोग ये भी कंसीडर करते हैं कि R2 के थ्रू भी जो करंट पास हो रहा है दैट इज आल्सो I1. ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेरा वोल्टेज ड्रॉप क्या क्या हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिस्टर का सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. ओके, और एक हम लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से ग्राउंड तक अगर नहीं लेते हैं तो एक हो रहा है कि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और एमिटर के बीच में एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं VCE. और एमिटर के साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, उस एमिटर के साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है
उसको भी हम लोग क्या कर सकते, उसके लिए भी एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जिसको हम लोग वो कंसिडर करेंगे VE। और ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप को अगर हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं या फिर टोटल वोल्टेज ड्रॉप को कलेक्ट कर मतलब कंसीडर करते हैं तो दिस इज VC। ओके, अगर बेस टर्मिनल के साथ हम लोग देखेंगे तो बेस टर्मिनल में ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा यहाँ का, ये कितना हो जाएगा ऑब्वियसली VB। और बेस और एमिटर के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा VBE। ठीक है, यहाँ पर छोटा छोटा करके हम लिख दिए, दिस इज VBE। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि टोटल जो VB है, VBB क्या है, VBE प्लस VE। ठीक है, इस पॉइंट से ये वाला है VE नॉट VEE। ठीक है, तो यहाँ पे ये है मेरा सर्किट का अरेंजमेंट। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को चेक करना है कि जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट हम लोग को कब मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को रेजिस्टेंस का वैल्यू को सेट करना है। ठीक है, और ये जो एक सर्किट डायग्राम या फिर ये जो सर्किट सेटअप है, दिस इज अ यूनिवर्सल बायस स्टेबलाइजेशन सर्किट। ठीक है, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज यूनिवर्सल बायस स्टेबलाइजेशन सर्किट। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मेरा दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 वो क्या है, सप्लाई के क्रॉस में लगा हुआ है एंड प्रोवाइड बायसिंग। और यही दोनों जो सर्किट मतलब रेजिस्टेंस है यही क्या करता है कि बायसिंग करता है। और RE जो है, RE प्रोवाइड द स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पे इसको वोल्टेज डिवाइडर बायस क्यों मतलब बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो मेरा R1 और R2 है, ये R1 और R2 मिला के एक पोटेंशियल डिवाइडर बना रहा है अक्रॉस VCC। ठीक है, VCC और इसके बीच में दो रेजिस्टेंस है, अगर इसके साथ इसको भी है और इसके साथ इसको भी है, अगर VCC मेरा 0 हो जाता है तो दोनों क्या है, पैरेलली है, तो क्या है ये क्रॉस में बन रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस। ठीक है, cause voltage drop in the direction as the reverse bias। जब ये रिवर्स बायस में जाएगा तो जो मेरा एमिटर जंक्शन है एज, तो इसके लिए ये मेरा रिवर्स बायस में जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम लोग को जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, जो मेरा स्टेबलाइजेशन है वो स्टेबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, और स्टेबलाइजेशन का या फिर मतलब स्टेबलाइजेशन सर्किट मेरा स्टेबल होने के लिए बायसिंग होना जरूरी है। ठीक है, ये है मेरा मेन कॉन्सेप्ट कि सर्किट को स्टेबल होने के लिए या फिर सर्किट का बेटर स्टेबिलिटी के लिए हम लोग को क्या है कि बायसिंग करना जरूरी है। तो हम लोग इन द अदर हैंड या फिर इसको अगर वाइस वर्सा वे में बोलेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ड्यू टू बायसिंग सर्किट विल गेट स्टेबलाइज। ठीक है, और स्टेबलाइजेशन का या फिर स्टेबिलिटी का जो कंडीशंस था वो क्या था कि मेरा क्या होगा कि मेरा जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मिलेगा, और उसके साथ साथ क्या होगा कि जो मेरा आईसी है, आईसी का टेम्परेचर के साथ उसका डिपेंडेंसी होने के कारण आईसी का जो वैल्यू है वो प्रॉपरली होना चाहिए, वो प्रॉपर वे में फ्लो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आईसी और आईसीओ दोनों जो कंपोनेंट है करंट का, एक ट्रांजिस्टर का, दोनों क्या है, दोनों के ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, और जिसके कारण क्या है कि ट्रांजिस्टर में थर्मल रनवे का जो सिचुएशन है वो जनरेट होता है, क्रिएट होता है, और ट्रांजिस्टर जल जाता है। तो
अब हम लोग को सर्किट का एनालिसिस करना है। तो फॉर द सर्किट एनालिसिस, सो फॉर द पर्पस ऑफ सर्किट एनालिसिस, हम लोग को जो करंट हम लोग देख रहे हैं कि R1 के थ्रू एक करंट पास कर रहा है, दैट इज I1। ठीक है, मेरा जो बेस करंट होता है IB इज वेरी स्मॉल। ओके, और R2 के थ्रू भी जो करंट पास हो रहा है उसको भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि I1। ठीक है, अब अगर हम लोग को I1 करंट देखना है, ठीक है, अब जो I1 करंट है, I1 करंट का जो अगर हम लोग को वैल्यू देखना है तो मेरा क्या हो जाएगा, व्हाट इज द करंट, V by R। तो दिस इज V एंड R क्या है, R1 और R2 के साथ प्लस हो जाएगा। सो I1, what is the value of I1? I1 equals to VCC by R1 plus R2. Okay. Now हम लोग को क्या देखना है कि अब वोल्टेज देखना है। ठीक है, कि सिर्फ R2 जो है, क्योंकि ये इंडक्टर के साथ कनेक्टेड है, और RE जो है, RE क्या कर रहा है कि सर्किट को स्टेबलाइजेशन दे रहा है, या फिर सर्किट का स्टेबलाइजेशन के लिए R2 रेस्पॉन्सिबल है, सॉरी RE रेस्पॉन्सिबल है। सो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस R2। सो the voltage developed R2 क्या हो जाएगा, V2 I into R। तो what is I, R2 के थ्रू जो करंट पास कर रहा है दैट इज I1, और I जिसका वैल्यू है दिस वन इंटू R2 हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया VCC by R1 plus R2 into R2। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू कि हम लोग को KVL अप्लाई करना। ओके, नाउ वी हैव टू अप्लाई KVL। कौन से सर्किट में, ये बेस सर्किट में। ठीक है, तो अब लिखो, हम लोग देखेंगे, लेट्स अप्लाई KVL इन द बेस सर्किट। नहीं है अभी तक। ओके, तो बेस सर्किट में क्या कौन सा कंपोनेंट है हम लोग देखेंगे। क्या है, एक R2 है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होने के लिए क्या क्या है बेस सर्किट में। ठीक है, एक अभी V2 है, R2 है जिसके लिए वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, एक VBE है, मतलब बेस और एमीटर के बीच में एक वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, और ये जो रजिस्टर लगाया हुआ है RE, इसके कारण एक वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग KVL अप्लाई किए हुए हैं, तो हम लोग टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, KVL क्या बोलता है कि कोई भी जो मेरा क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट में का जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है, वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है, 0। तो हम लोग लिख सकते हैं V2 माइनस VBE minus VE is equals to 0, or we can write that VBE plus VE। ओके, अब V2 का भी वैल्यू, VE का वैल्यू जो है वो तो हम लोग को मिल जाएगा, और हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ से हम लोग को 0 सिग्नल कलेक्टर करंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, that V2 is equals to VBE plus I into RE।
यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आई, और जो रेजिस्टेंस है आर ई, बिकॉज V इक्वल्स टू आई इंटू आर. नाउ वी कैन ऑल्सो राइट दैट this VBE plus IC into RE as what? IB, sorry, I equals to IB plus IC, and IB is very less, so IE is almost equals to IC. So by substituting the value of IE by IC, we can write this. So और IC के टर्म में हम लोग क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हम लोग को जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट का वैल्यू चाहिए, और उसके ऊपर कौन सा पैरामीटर के ऊपर उसका डिपेंडेंसी है वो हमको चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट करके जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट को पाना चाहेंगे फॉर द पर्पस ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ द सर्किट. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग IC का वैल्यू निकालेंगे. तो IC का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? माइनस VBE V2 माइनस VBE बाई RE इज इक्वल्स टू IC. ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ IC. ये चीज हम लोग को यहाँ से मिल गया. तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि IC is almost independent to transistor parameters, and or hence it ensures a good stabilization. यहाँ पे ट्रांजिस्टर का जो पैरामीटर है, ट्रांजिस्टर का जो बेसिक पैरामीटर्स है, उसमें उसके ऊपर IC का डिपेंडेंसी बहुत कम है. मेजर जो है वो V2 है. V2 क्या है? एक्सटर्नल जो हम लोग रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसके लिए है. और क्या है? RE है. RE क्या है? RE भी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके हम लोग कर सकते मतलब सब IC का एक प्रॉपर वैल्यू पा सकते हैं. उसके साथ VBE भी है, लेकिन VBE का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज वेरी लेस. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मेरा जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट में ट्रांजिस्टर का जो ओरिजिनल मतलब पैरामीटर्स है, ट्रांजिस्टर का जो पैरामीटर है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है. ओके, एंड यहाँ से हम लोग अगर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को मतलब उसका वैल्यू को अगर निकालना चाहे, उसका वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग को क्या करना होगा कि VB के जगह हम लोग को कलेक्टर साइड जो है या फिर कलेक्टर सर्किट जो है, उस सर्किट में हम लोग को क्या करना होगा कि कलेक्टर सर्किट में हम लोग को KVL लगाना होगा. सो टू फाइंड आउट द वैल्यू, the value of VCE, we need to apply KVL into the collector circuit. Okay, so by applying KVL, what we can write? KVL in this side. ठीक है, इस साइड में क्या क्या है? यहाँ पे मेरा है ऊपर, सबसे ऊपर कलेक्टर साइड में क्या क्या है? सबसे ऊपर मेरा है VCC. उसके बाद क्या है कि मेरा कलेक्टर टर्मिनल के साथ जो लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसके लिए वोल्टेज ड्रॉप होगा. उसके बाद ये जो दोनों टर्मिनल है, विशाल और आशीष, कुछ बोल रहे हो तुम लोग? विशाल कुमार पंडित और आशीष. नो मैम, गलती से हो गया. ओके, सो हाँ, जो बोल रहे थे कि अगर कलेक्टर साइड है तो कलेक्टर साइड में अगर हमको टोटल वोल्टेज ड्रॉप चेक करना है तो मेरा यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है मेरा VCC. उसके बाद जो पहला कंपोनेंट जिसके लिए वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज RL, विच इज कनेक्टेड विद द कलेक्टर टर्मिनल.
और जिसके थ्रू करंट क्या पास हो रहा है, आईसी। नेक्स्ट इज द ट्रांजिस्टर, और more precise to say the collector and emitter terminal of this NPN transistor, okay, which is connected in the circuit। और उसके लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग कंसीडर किए हैं व्हाट, VCE, ठीक है। This is the voltage drop for between the two terminal of the transistor, that is collector and emitter। and third जो कंपोनेंट है वो है मेरा RE, और जिसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है दैट इज IE। so we can write the KVL equation for the collector side, that is to supply voltage VCC is equals to IC into RL plus VCE plus IE into RE, okay, we can write this। और मेरा फाइनल जो टारगेट है वो क्या है, ये VCE का वैल्यू को हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक साइड में सेग्रीगेट कर देते हैं, और वी कैन राइट दैट VCE इज इक्वल्स टू VCC माइनस ऑफ IC into RL माइनस IE into RE, ठीक है, इसको अब लिख सकते हैं। नाउ वी कैन ऑल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ, हम लोग IC लिखेंगे सारा करंट को, माइनस IC इंटू RE, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज IE इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू IC एज IB इज वेरी स्मॉल एंड नेग्लिजिबल ऑल्सो, ठीक है। सो वी कैन राइट IC कॉमन RL plus RE, okay, so we can finally write that the equation for the VCE is this। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरा स्टेबलाइजेशन का जो दो कंडीशन है, एक है मुझे जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट चाहिए, एंड सेकेंडली जो VCE का वैल्यू है वो VCE का वैल्यू एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं जो मेरा VCE है, VCE का वैल्यू भी ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। Hence we can say that by calculating these parameters we can adjust the value of VCE for the proper or good stabilization of the biasing circuit। और जो ट्रांजिस्टर हम लोग यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर स्टेबलाइजेशन के लिए हम लोग बाय कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू इन अ प्रॉपर मैनर, दैट इज कौन सा वैल्यू, VCC, जो कि हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये हम लोग का सप्लाई वोल्टेज है। सेकेंडली सप्लाई वोल्टेज हम लोग जैसे देंगे उसके हिसाब से IC का वैल्यू चेंज होगा, और RL और RE का जो वैल्यू है वो भी चेंज करना हम लोग के हाथ में है, हम लोग के लिए वो पॉसिबल है। ओके, सो दिस इज द लास्ट बायसिंग सर्किट, and this is all about the discussion। So next topic we will discuss or we will start, that is by amplifier circuits। Okay, next is amplifier circuits। ठीक है, तो एम्पलीफायर सर्किट्स में बेसिकली हम लोग तीन टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग AC लोड लाइन और DC लोड लाइन पढ़े थे, वहां पे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कैसे उसका AC एनालिसिस और DC एनालिसिस होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर या फिर एम्पलीफायर सर्किट। तो एम्पलीफायर सर्किट पढ़ने से पहले हम लोग को जानना है कि क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एम्पलीफायर। एनी आइडिया, एनीवन, what do you mean by a transistor amplifier, or simply what do you mean by an amplifier? Amplifier क्या है? So basically we can say that amplifier is such a circuit where in the input side if we give a weak signal, at the output we get a amplified or a strong signal। Okay, so classification of amplifiers अगर देखेंगे तो amplifiers को हम लोग following classes में divide कर सकते हैं।
पहला जो है दैट इज बेस्ड ऑन इट्स आउटपुट। ओके, आउटपुट के हिसाब से हम लोग ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें मेरा आ जाता है क्लासिफाइड एज वोल्टेज एम्पलीफायर्स एंड पावर एम्पलीफायर्स। वोल्टेज एम्पलीफायर एंड सेकेंडली पावर एम्पलीफायर्स। ओके, जो सेकेंड पैरामीटर है, तो वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करता है? वोल्टेज एम्पलीफायर जो एम्पलीफायर है, तो ऑब्वियसली कोई भी वीक सिग्नल को वो एनहांस करेगा या फिर वो बूस्ट अप करेगा। तो वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करता है कि इनपुट वोल्टेज अगर वीक होता है कोई भी सिग्नल का, तो उसका आउटपुट में जो वोल्टेज मिलता है, इनपुट साइड में अगर वीक वोल्टेज वाला सिग्नल हम लोग देते हैं, तो आउटपुट में एक एम्पलीफाइड या फिर स्ट्रॉन्ग वोल्टेज का सिग्नल मिलेगा। Whereas power amplifier used to boost the power of the signal। ठीक है, पावर लेवल जो होता है कोई भी सिग्नल का, उस पावर लेवल को बूस्ट करता है या फिर पावर लेवल को एम्पलीफाई करता है। नाउ बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, ठीक है, तो बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑडियो एम्पलीफायर, एंड सेकेंड इज रेडियो एम्पलीफायर। ठीक है, ऑडियो एम्पलीफायर और रेडियो एम्पलीफायर में डिफरेंस इतना ही है कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज और रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज डिफरेंट होता है। बेसिकली कम्युनिकेशन जहाँ पे हम लोग यूज मतलब जो कम्युनिकेट हम लोग करते हैं, कम्युनिकेशन का जो टोटल क्या बोलेंगे जो दुनिया है, उस पे ये दोनों टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जिसमें ऑडियो एम्पलीफायर का जो रेंज है दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज है, और जो मेरा रेडियो सिग्नल का रेंज है वो क्या है, उससे ज्यादा है, very high frequency radio frequencies are very high frequency signals। okay, third is based on its input, based on its input। ओके, कि इनपुट जो है वो हम कैसा इनपुट दे रहे हैं, इसके लिए हम लोग को दो टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या फिर ये जो कैटेगरी है, ये जो पैरामीटर है, इसके हिसाब से दो टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स हम लोग देख सकते हैं या फिर जानते हैं। दैट इज स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर and second one is large signal amplifier। ओके, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर क्या होता है कि जो मेरा इनपुट साइड होता है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का जो इनपुट होता है वो स्मॉल होता है, और उसके बाद उसका एम्पलीफिकेशन होता है। लेकिन लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स जो होता है, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर्स का जो इनपुट है वो काफी हाई इनपुट सिग्नल्स होता है। मींस स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स में हम लोग स्मॉल सिग्नल्स को लेके या फिर वीक सिग्नल्स को लेके या फिर लो पावर सिग्नल को लेके हम लोग काम करते हैं, वेयर इन केस ऑफ लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर हम लोग हाई पावर सिग्नल्स को लेके काम करते हैं, या फिर उसके हिसाब से उसको यूज किया जाता है। Fourth one is according to biasing condition, or we can write that based on biasing condition। okay, so based on the biasing condition मेरा हो जाएगा क्लास A, क्लास B and class C amplifiers।
ठीक है। जो मेरा क्लास ए एम्पलीफायर होता है, क्लास ए एम्पलीफायर के लिए क्या होता है कि जो मेरा करंट फ्लो करता है, कलेक्टर करंट जो फ्लो करता है वो एंटायर एसी सिग्नल के लिए फ्लो करता है। क्लास बी एम्पलीफायर में कलेक्टर करंट जो होता है वो हाफ ऑफ द एसी इनपुट्स के लिए होता है, और जो मेरा क्लास सी एम्पलीफायर होता है वो लेस देन हाफ साइकिल, लेस देन एक ही हाफ साइकिल के लिए जब जिसपे करंट फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास सी एम्पलीफायर। एंड नाउ द लास्ट एंड द फिफ्थ और द फाइनल type, that is based on the coupling method, not last, sorry, हो गया मेरा based on the coupling method। कपलिंग मेथड मींस हम लोग अगर उसको जोड़ देते हैं तो उसके हिसाब से कैसे होगा, तो इसके लिए मेरा होता है आरसी कपल्ड होता है, ट्रांसफार्मर कपल्ड होता है, डायरेक्ट कपल्ड होता है, एक लिख देते हैं आरसी कपल्ड, ट्रांसफार्मर कपल्ड, डायरेक्ट कपल्ड, ये सारा होता है। ठीक है, कपलिंग जो होता है, कपलिंग बेसिकली मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स के लिए यूज होता है जहां पे एक से ज्यादा स्टेज होता है, और लास्ट होता है अबाउट ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें मेरा 3 आ जाता है, common base, common emitter and common collector, that is common emitter CE amplifier, common base PB amplifier and common collector that is CC amplifier। ठीक है, तो all these are classification of amplifiers, जिसमें टोटल 6 टाइप का या फिर 6 पैरामीटर के बेसिस से हम लोग ट्रांजिस्टर या फिर ट्रांजिस्टर का जो एम्पलीफायर्स है उसको हम लोग कर सकते हैं। और इसके बाद मतलब ये जो मॉड्यूल जब ये ट्रांजिस्टर का तीनों टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे एम्पलीफायर्स पढ़ना लास्ट से, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, फिर कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, सारे का इफ पॉसिबल एच पैरामीटर एनालिसिस भी हम लोग करेंगे, और नहीं तो उसका टेबल हम लोग देखेंगे एटलीस्ट। तो उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे तुम लोग का सिलेबस में भी देखना बहुत सारा एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल होगा हम लोग का मॉसफेट जेफेट का, दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और उसके बाद फिर से जो रिमेनिंग पोर्शन है हम लोग का सिलेबस का वो टोटली कंसंट्रेटेड है ऑन एम्पलीफायर सर्किट, मल्टीपल एम्पलीफायर सर्किट, जिसमें हम लोग को ट्यून एम्पलीफायर पढ़ना है, पावर एम्पलीफायर पढ़ना है और बहुत सारी चीजें पढ़ना है ऑल रिगार्डिंग एम्पलीफायर्स। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे, जो आज मेरा टाइम अप हो गया है ऑलमोस्ट, इट्स लेस देन 1 मिनट टाइम रिमेनिंग, so today मतलब in our next class we will discuss about the common emitter amplifier। ठीक है, तो our next class topic will be common emitter amplifier, and फिर से हम लोग धीरे धीरे कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी? एनीवन, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी? क्योंकि क्लास कभी भी कट सकता है। ओके